राजनीति के गलियारों में शराब नीति की चर्चा जोरों पर है। जो लोग इस कारोबार से जुड़े हैं वो तो उसकी बारीकियों को समझते हैं, लेकिन एक आम आदमी इस व्यापार की बारीकियों को समझना भी चाहे तो उसके लिए यह सब जानना आसान नहीं है। फिर वो शराब पीने वाला हो या फिर ना पीने वाला, दोनों ही शराब के पीछे के खेल को नहीं समझते हैं। वैसे आप सरकार की शराब नीति के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए आज आपको बताते हैं कि आज के समय में उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह शराब नीति के चलते अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो साल 2021 में मथुरा में और इसके बाद अयोध्या में पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में शराब की छोटी छोटी दुकान जगह जगह खुली हुई थी। इन दुकानों का लुक जेल की सलाखों की तरह नजर आता था, लेकिन इन दुकानों के पीछे का काला पीला आम आदमी की जानकारी में नहीं था। दूसरी तरफ दिल्ली में शराब के कुछ ऐसे स्टोर खुले हुए थे जैसे कि किसी शॉपिंग मॉल में उसकी जरूरत का सामान रखा हुआ होता है। लेकिन आज के दौर में उत्तर प्रदेश ने कई एक्साइज पॉलिसी को अडॉप्ट किया। इसका बेनिफिट उसे ये हुआ कि शराब की सेल्स के मामले में यूपी पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन पर आ गया। इस पॉलिसी की वजह से उत्तर प्रदेश का एक्साइज डिपार्टमेंट सरकार को 49,000 करोड़ से ज्यादा कमाई करके दे चुका है। बीते कुछ सालों में यूपी का एक्सेस रेवेन्यू 3 गुना बढ़ा है। डिपार्टमेंट में ये चर्चा जोरों पर है। योगी आदित्यनाथ को लिकर कंज्यूम करना पसंद नहीं है, लेकिन इससे आने वाला पैसा सरकार के खजाने में आता रहे, इस पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में लिकर क्वीन के नाम से मशहूर कल्पना अग्रवाल बेसिकली ग्वालियर की रहने वाली है। कोविड पीरियड के लॉकडाउन के दौरान एक बार वो गाजियाबाद में फंस गई थी और यहीं उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना एक शराब का स्टोर खोला जाए। उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जो उन्हें मिल गया। इसके बाद उन्होंने कुछ इस तरीके का स्टोर खोल दिया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के टोटल शराब व्यवसाय का 25% मार्केट महिलाएं संभाल रही हैं। शराब से ही सही, लेकिन सरकार की आमदनी बढ़ी है तो वो अपने सालाना बजट में भी 10% ग्रोथ कर चुकी है। ये पैसा सरकार के द्वारा चलाई जा रही सोशल वेलफेयर स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। डेफिनेटली आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने शराब नीति में ऐसे क्या चेंजेस किए कि इतना जबरदस्त रेवेन्यू आ रहा है। इस सवाल के जवाब की शुरुआत होती है पोंटी चड्डा नाम के व्यक्ति से। एक समय था जब यूपी के टोटल 14,000 करोड़ के शराब के कारोबार पर इस एक व्यक्ति की मोनोपोली चला करती थी। इसका असली नाम गुरदीप सिंह चड्डा था। पूरे उत्तर प्रदेश में 57 शराब के गोदाम थे। इन गोदामों से यूपी में मौजूद 5,000 शराब की दुकानों में दारू की सप्लाई हुआ करती थी। डेफिनेटली इसके जरिए इन्होंने काफी पैसा बनाया। बहुत अच्छे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट बने जिनका फायदा उन्होंने उठाया। आगे चलकर यह व्यक्ति इलेक्शन के रिजल्ट को भी प्रिडिक्ट करने लगा। उनकी रिटेल शॉप पर काफी अधिक मात्रा में लोग दारू की खरीदारी करने के लिए आते थे, जिनके जरिए वो हवा के बदले डायरेक्शन की जानकारी रखते थे। दारू के धंधे से होने वाली आमदनी के बाद उन्होंने रियल एस्टेट, शुगर मिल, फिल्म फाइनेंस, हॉकी की टीम के ओनर बनने के साथ साथ कोका कोला कंपनी के बोतल पैकिंग के धंधे में भी अपनी अच्छी धाक जमा ली। पोंटी चड्डा के पिता कुलवंत सिंह चड्डा इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पीरियड में पाकिस्तान के माइग्रेट होकर के इंडिया के उत्तराखंड आए और उसके बाद वहां से वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंच गए, जहां एक दारू की दुकान के सामने वो भजिया का ठेला लगाया करते थे। पोंटी चड्डा भी बचपन में अपने पिताजी की हेल्प किया करता था। बचपन में पतंग उड़ाते समय उसकी पतंग एक हाई वोल्टेज तार में फंस गई, जिसको निकालने के चक्कर में पोंटी चड्डा एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। इसकी वजह से उसकी बॉडी पार्शियली हैंडीकैप हो गई। इस इंसिडेंट में उसका एक पूरा हाथ और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां बेकार हो गईं। कुल मिलाकर वो आंशिक रूप से दिव्यांग हो गया। आगे चलकर उसके पिता ने मुरादाबाद में शराब की दुकान का एक लाइसेंस लिया और फिर दोनों बाप बेटा उसी में काम करने लगे। पंजाब में उस समय भाजपा और अकाली दल की सरकार थी। वहां के पूरे शराब के मार्केट पर गर्चा ब्रदर का कब्जा था। उनकी मोनोपोली चलती थी। वहां की सरकार उस मोनोपोली को तोड़ना चाहती थी और इसके लिए वहां की सरकार ने पोंटी चड्डा को परमिशन दी। आगे चलकर ये परमिशन पोंटी चड्डा के लिए बिग ब्रेक साबित हुई। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही पंजाब में सरकार बदल गई। तब दिल्ली में बैठे कुछ सिख लीडर्स के साथ पोंटी चड्डा के कनेक्शन थे। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी और दिल्ली बैठे इन सिख लीडर्स ने पोंटी चड्डा के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार में भी शराब का कारोबार करने के दरवाजे खुले रखे। यहीं से पोंटी चड्डा का बिग लिकर अंपायर शुरू हुआ। लेकिन अब पोंटी चड्डा ने यूपी पर फोकस किया। उसने ये गैसिंग कर चुका था कि आने वाले समय में मायावती यूपी की सुप्रीम लीडर बन सकती हैं, और हुआ भी ऐसा ही। उसने मायावती के साथ अपने कनेक्शन बिल्डअप किए और साल 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। पोंटी चड्डा अब यूपी के शराब मार्केट में अपने पैर फंसाने लगा। हालांकि साल 1999 में राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक बार फिर यूपी की शराब नीति को अपने हिसाब से लॉटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट किया,
जिसके चलते पोंटी चड्डा के शराब के कारोबार पर नेगेटिव असर पड़ा, क्योंकि मार्केट में उसकी मोनोपोली खत्म हो गई थी। साल 2003 में एक बार फिर यूपी की सरकार बदल गई। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। पोंटी चड्डा ने उनके साथ भी अपने रिलेशन बना लिए और पूरे यूपी के मिड डे मील का टेंडर अपने नाम कर लिया। साल 2007 में एक बार फिर यूपी की सरकार बदली और मायावती दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस दौरान पोंटी चड्डा ने एक ब्यूरोक्रेट्स के साथ काफी गहरे रिलेशन बना लिए थे। मायावती इस सरकारी अधिकारी पर काफी भरोसा करती थी। पोंटी चड्डा ने इन्फ्लुएंस करके यूपी की लिकर पॉलिसी को अपने हिसाब से बना लिया। साल 2008 में सीएम मायावती ने यूपी की एक्साइज पॉलिसी के तहत वेस्टर्न यूपी में बरेली, मुरादाबाद, आगरा, मेरठ, सहारनपुर जैसे डिफरेंट जोन बना लिए। इन सभी डिफरेंट जोन पर पोंटी चड्डा का कंट्रोल हुआ करता था। कुल मिलाकर वेस्टर्न यूपी का लिकर मार्केट अब पोंटी चड्डा के इशारे पर चल रहा था। शराब के कारोबार में मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के अलावा रिटेलर भी मुनाफे के हिस्सेदार होते हैं। इनको मुनाफा और दारू की कीमत देने वाला होता है कंज्यूमर। इस कड़ी का चौथा और सबसे आखिरी हिस्सा होता है। वेस्टर्न यूपी में होलसेलर के बनने के बाद यहां उसकी मोनोपोली जम गई थी। अब वो ईस्टर्न पर भी फोकस कर रहा था। यहां पर उसने उस समय के शराब कारोबारियों तिलकराज शर्मा, हरप्रसाद जायसवाल और बद्री प्रसाद जायसवाल के साथ रिलेशन बना लिए। इसका बेनिफिट उन्हें यह हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में शराब की एक बोतल भी बिना पोंटी चड्डा की मर्जी के मूव नहीं करती थी। सिचुएशन यहां तक उसके कंट्रोल में थी कि वो मैन्युफैक्चरर के साथ साथ रिटेलर का भी प्रॉफिट अपना फायदा देखकर तय करता था और होलसेलर का फुल प्रॉफिट तो उसके पास आता ही था। इसका नुकसान रिटेलर के साथ साथ कंज्यूमर को भी हो रहा था, क्योंकि प्रिंट रेट से 5 से 15 रुपए अधिक रेट पर भी शराब बेची जा रही थी। लोगों ने इस एक्स्ट्रा पैसे को मायावती टैक्स या माया प्रसाद कहना शुरू कर दिया। इस अतिरिक्त कमाई की वजह से पोंटी चड्डा के इनकम में 1000 करोड़ रुपए का बूस्ट आ गया। इसके बावजूद यूपी की 40% रिटेल शॉप पोंटी चड्डा खुद ही चला रहे थे। इसका नुकसान यह हुआ कि वेस्टर्न यूपी में जवाहर प्रसाद जायसवाल जैसे बड़े कारोबारी को भी अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। छोटे कारोबारी का भी शटर डाउन हो चुका था। जो लोग पहले से काम कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने दूसरे राज्यों से अवैध रूप से दारू लाकर उत्तर प्रदेश में बेचने का काम शुरू किया। पोंटी चड्डा ने इसके लिए भी एक विजनरी कोर्स तैयार की और हर एक रीजन में उसने अपना एक आदमी तैयार किया जो इस बात पर नजर रखता था कि शराब कहीं पिछले दरवाजे से लाकर न बेची जा रही हो। नजर रखने वाले आदमी को बाकायदा एक एसयूवी दी गई और उसके साथ बॉडीगार्ड भी चलते थे जो इस बात को इंश्योर करते थे कि उनके इलाके में केवल पोंटी चड्डा की ही दारू बेची जाए। पोंटी चड्डा के ये लोग सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट के पैरेलल काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करते थे। जिस ब्यूरोक्रेट्स ने पोंटी चड्डा को लेकर कारोबार में फायदा दिलाया था, उसी ने ही उन्हें शुगर मिल भी दिलवाई। मायावती पर कैग के जरिए यह भी आरोप लगा कि उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की कीमत के टर्नओवर वाली 4 सरकारी शुगर मिल पोंटी चड्डा को केवल 200 करोड़ रुपए में दे दी। आप सोच रहे होंगे कि शुगर मिल खरीदकर पोंटी चड्डा अब शक्कर के व्यवसाय में भी जाना चाहता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे देश में जो शुगर मिल काम करती हैं उनमें शुगर के साथ मोलासिस नाम का एक ऐसा बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे अल्कोहल के साथ मिक्स करके बेहतरीन क्वालिटी की शराब बनाई जाती थी। यानी अब पोंटी चड्डा शराब मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भी एंट्री मार रहे थे। इस धंधे में वो होलसेलर और रिटेलर तो पहले से ही थे। मैन्युफैक्चरर बन जाने के बाद ओवरऑल प्रॉफिट के मालिक वही थे। मायावती सरकार के इसी शुगर मिल कांड की वजह से साल 2011 में उनके खिलाफ इस मामले में जांच भी शुरू हुई थी। इसके बाद यूपी की सरकार बदल गई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। उस समय पोंटी चड्डा अमर सिंह के करीबी बन गए थे और अमर सिंह के जरिए वो अखिलेश यादव से मिले और उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने पोंटी चड्डा की वेब्स ग्रुप कंपनी को 9000 करोड़ रुपए का मिड डे मील का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तब प्रीतिश नंदी ने कहा था कि पोंटी चड्डा बच्चों को मिड डे मील देते हैं और उनके पेरेंट्स को शराब। साल 2014 में पोंटी चड्डा के ठिकाने पर रेड पड़ी और 100 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए, लेकिन इसके बाद इनकम टैक्स के ऑफिसर एस राणा को उनके पद से हटा दिया गया। इसकी वजह से पोंटी चड्डा ने अपनी इमेज को बदलने के लिए कई दूसरे बिजनेस में हाथ आजमाया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में फाइनेंस करना शुरू किया और हॉकी टीम को भी खरीद लिया। इस बीच पोंटी चड्डा का अपने भाई हरदीप चड्डा के साथ एक फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था। फार्म हाउस की जमीन को लेकर दोनों भाइयों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि एक बार इन दोनों के बीच फायरिंग हुई और इस फायरिंग में दोनों ही भाइयों की मौत हो गई। पोंटी चड्डा के बाद भी यूपी सरकार ओपन लॉटरी सिस्टम वाली शराब नीति पर चलती रही। लोग जवाहर जायसवाल के नए पोंटी चड्डा बनने की प्रेडिक्शन देते रहे, लेकिन साल 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बदल गई और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2018 में IAS कल्पना अवस्थी ने एक नई शराब नीति को क्रिएट किया और इसे लागू किया।
इस नीति के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 36 होलसेल डीलर अपॉइंट किए गए। उन्हें ई लॉटरी सिस्टम के जरिए नियुक्त किया गया था। यूपी के एक चीफ सेक्रेटरी मिस्टर संजय का कहना था कि केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक की सरकारें ने भी यूपी की शराब नीति को अडॉप्ट किया। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर अखिलेश यादव और मायावती की सरकारों में लागू ओपन लॉटरी सिस्टम और योगी आदित्यनाथ की सरकार में लागू की गई ई लॉटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। इसे जानने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इन दोनों सिस्टम के बेसिक डिफरेंस को समझने के लिए हमें इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर सरकार शराब के जरिए पैसे कैसे कमाती है। तो सबसे पहले जब सरकार शराब बेचने का लाइसेंस बांटती है तो वो उसके लिए ये ऑक्शन ऑर्गेनाइज करती है और अपने सभी लाइसेंस नीलामी के जरिए बेच देती है। इससे जो भी पैसा आता है वो सरकार के खजाने में जाता है। दूसरा, सरकार मैन्युफैक्चरर पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है जिसके जरिए पैसा कमाती है। और तीसरा, रिटेल शॉप से जब आप शराब की बोतल खरीदने जाते हैं तो उसके बिल में आपको वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट अलग से जुड़ा हुआ नजर आता है और ये भी सरकार के खजाने में जाता है। गोवा में वैट काफी कम है इसलिए वहां पर शराब सस्ती है, जबकि कर्नाटक में सबसे अधिक वैट है इसलिए वहां पर शराब महंगी है। ओपन लॉटरी सिस्टम में सरकार बेसिकली लाइसेंस को नीलामी में बेचकर ज्यादा पैसा कमाती है, जबकि लॉटरी सिस्टम में सरकार लाइसेंस फीस कम रखती है लेकिन एक्साइज ड्यूटी और दूसरे रास्ते के जरिए ज्यादा पैसा कमाती है। ओपन लॉटरी सिस्टम की बात करें तो दिल्ली सरकार की शराब नीति इन दिनों काफी चर्चा में है। ये ओपन लॉटरी सिस्टम के आधार पर काम करती थी जैसा कि अखिलेश यादव और मायावती की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में लागू थी। इसमें सरकार लाइसेंस के लिए होलसेल डीलरशिप की नीलामी करती है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया और ऑक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए ये शर्त रख दी कि बीते 3 सालों में अगर आपका टर्नओवर 150 करोड़ रुपए से ऊपर है तो ही आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दिल्ली सरकार का सोचना था कि वर्तमान में वो शराब नीति के तहत 7,000 करोड़ रुपए कमा रही है, लेकिन इस नई नीति से वो 9,000 करोड़ रुपए कमाएगी। इसके लिए उन्होंने पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा और 849 शराब की दुकानें खोली। दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए एक जोन में अधिकतम 27 शराब की दुकान हो सकती हैं। इसके पहले दिल्ली में आधी से ज्यादा शराब की दुकानों को दिल्ली की सरकार ही ऑपरेट करती थी। अब नई नीति के तहत सरकार का कहना था कि वो खुद शराब नहीं बेचेगी बल्कि अब वो लाइसेंस फीस बेचकर पैसा कमाएगी। लेकिन इस ओपन ऑक्शन सिस्टम में एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें छोटे बिजनेसमैन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। केवल मोटे आसामी ही होलसेल डीलर बन सकते हैं और शराब बेचने का लाइसेंस ले सकते हैं। जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इस नीति को लागू किया तो उसके ऊपर करप्शन के चार्ज लगे और ये कहा गया कि अपनी पसंद के लोगों को चुन चुन कर लाइसेंस दिया गया है। शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने यह नियम भी बनाया था कि एक ही व्यक्ति मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर नहीं हो सकता, लेकिन एक्चुअल में यह फैक्ट निकलकर सामने आया कि दिल्ली में कई ऐसे प्लेयर थे जो तीनों ही सेक्टर में ऑपरेट कर रहे थे। इस पॉलिसी के तहत कोई भी एक व्यक्ति अपनी मोनोपोली बन सकता था क्योंकि एक ही व्यक्ति एक से अधिक जोन के ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था। दिल्ली सरकार की इस नीति पर जब एक्शन लिया गया, सरकार के मंत्री और जिम्मेदारों को अरेस्ट होने की नौबत आ गई, तो सरकार ने एक बार फिर पुरानी नीति पर काम करना शुरू कर दिया और आज की तारीख में दिल्ली सरकार की तमाम शराब की दुकानें सरकार ही चला रही है। साल 2020 में दिल्ली में 866 शराब की दुकानें थी, लेकिन आज की तारीख में केवल 566 हैं। दिल्ली में कई ब्रांड की शराब मिलना बंद हो गई है, जबकि ई लॉटरी सिस्टम में सरकार लाइसेंस फीस कम से कम रखती है, मैन्युफैक्चरर से मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी और कंज्यूमर से मिलने वाले वैट के जरिए पैसा कमाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितनी ज्यादा मात्रा में शराब बिकेगी उतना ही ज्यादा फायदा सरकार का होगा। इसमें लाइसेंस लेने के लिए आपको कोई टर्नओवर नहीं दिखाना पड़ता, बल्कि एक सॉल्वेंसी जमा करनी पड़ती है जो ये शो करती है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है। इसकी वजह से शराब के छोटे छोटे स्टोर खुल रहे हैं, लोग लाइसेंस लेकर के शराब का कारोबार कर रहे हैं। 8 PM विस्की और मैजिक मोमेंट वोडका बनाने वाली कंपनी रोडिको खेतान ने भी इस नई शराब नीति को पसंद किया है। इसी नीति को साल 1999 में राजनाथ सिंह ने भी लागू किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद मायावती ने इसे हटा दिया। योगी सरकार की इस नई शराब नीति ने सरकार का रेवेन्यू बढ़ा दिया। इसके अलावा पड़ोसी राज्य में लागू शराबबंदी का फैसला भी योगी सरकार के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि स्मगलिंग के जरिए यहां से शराब वहां ले जाकर बेची जा रही है। इससे बिहार की सरकार को जहां रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे एरिया में लोग मालामाल हो रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक चेंज ये किया कि वो गन्ना मिल से निकलने वाले मोलासेस की बजाय अब अनाज से भी शराब बनाएंगे।
क्योंकि अभी तक अनाज से बनने वाली विस्की को यूपी दूसरे स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र से मंगाया करता है। आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब यूपी की इकोनॉमी बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंडेंट थी। यहाँ पर परंपरागत खेती हुआ करती थी, कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी नहीं उगाए जाते थे। यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं था, सर्विस सेक्टर नहीं था, जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू काफी कम हुआ करता था, जिसकी वजह से अपने रूटीन वर्क के लिए उत्तर प्रदेश को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाले पैसे पर डिपेंड करना पड़ता था। आज भी ये डिपेंडेंसी काफी अधिक है, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो रही है। योगी आदित्यनाथ टूरिज्म और इंडस्ट्री सेक्टर पर भी फोकस कर रहे हैं और इसे डेवलप कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में वो स्टेट के रेवेन्यू का साधन बन सके। लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। जबकि लेकर पॉलिसी को इन्होंने आज चेंज किया तो तत्काल प्रभाव से ही स्टेट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद इस सेक्टर में काफी चेंजेस हुए। एक बात और निकलकर सामने आती है कि कोई गवर्नमेंट अगर शराब बेचकर या शराब नीति के तहत पैसा कमाना चाहे तो वो एथिकली कहां तक सही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।